नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अस्पताल से सोनम वांगचुक ने सरकार को पत्र लिखकर अपना अनशन खत्म करने को लेकर कुछ मांगे रखी है। उन्होंने पेपर लीक मामले में आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने, संसद में इस मुद्दे पर चर्चा कराने और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार करने की मांग की है। अपनी चिट्ठी में सोनम वांगचुक ने बताया है कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने अस्पताल पहुंचकर उनसे मुलाकात की थी। उन्होंने दोनों नेताओं का आभार जताते हुए कहा कि बातचीत के दौरान सरकार की ओर से सकारात्मक विचार का आश्वासन दिया गया। वांगचुक ने पत्र में लिखा कि सरकार से चर्चा के दौरान छात्रों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा, संसद में जवाबदेही तय करने के लिए समर्थक बहस और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार जैसे मुद्दे उठाए। उन्होंने ये भी बताया है कि अलग अलग राजनीति दलों के करीब 65 सांसदों ने उन्हें पत्र लिखकर अनशन खत्म करने की अपील की है। कई नेता उनसे मिलने भी पहुंचे। सोनम वांगचुक ने कहा कि वो अपने छात्रों, शिक्षा और समाज सेवा से जुड़े कामों में वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन उन युवाओं के मुद्दों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने इसके लिए ये आंदोलन शुरू हुआ था। उन्होंने कहा है कि छात्रों के हित और न्याय की मांग उनकी प्राथमिकता है। तो वहीं मुजफ्फरनगर में पुलिस और शराब तस्कर के बीच हुई मुठभेड़ में एक आरोपी के गोली लगने से घायल हो गया है। घटना नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के बागोवाली इलाके में नायरा पेट्रोल पंप के पास हुई है। पुलिस के अनुसार मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस की कार्रवाई में वो घायल हो गया। घायल आरोपी की पहचान खुर्शीद के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक खुर्शीद नई मंडी कोतवाली में दर्ज एक मुकदमे में वांछित चल रहा था। आरोपी पर करीब आधा दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर 3 राउंड फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मौके से आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस और एक बाइक भी बरामद की गई है। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है, जहां उसका इलाज उपचार चल रहा है। पुलिस ने मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच जारी है। मुजफ्फरनगर पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और वंचित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस मुठभेड़ के बाद पुलिस टीम ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी है। देखिए, अवगत कराना है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरनगर द्वारा अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार कार्रवाई कराई जा रही है। इसी क्रम में जरिए मुख की खास सूचना प्राप्त थी हमको कि एक थाना हाजा नई मंडी पर पंजीकृत 2 मुकदमे में वांछित अभियुक्त NH 58 की तरफ नायरा पेट्रोल पंप के पास दिखाई दे रहा है। इस सूचना पर चौकी प्रभारी बागोवाली अपनी टीम के साथ यहाँ आए और उसको रोकने का प्रयास किया गया। वो नहीं रुका और पास में ही गन्ने के खेत में घुस गया और वहाँ से फायरिंग करने लगा। इसके बाद जवाबी सूक्ष्म फायरिंग में अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी। इसके पास से एक तमंचा 315 बोर, 3 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इसका मेडिकल कराया जा रहा है। अग्रिम विधि कार्रवाई प्रचलित है। कौन है बदमाश सर? इस बदमाश की पहचान खुर्शीद पुत्र सद्दीक निवासी थाना भवन शामली के रूप में हुई है। ये एक शराब तस्कर था और इस पे लगभग आधा दर्जन मुकदमे। तो वहीं नोएडा में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां फर्जी IPO और शेयर ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का लालच देकर एक कारोबारी से 27.13 लाख रुपए ठग लिए गए। पीड़ित सेक्टर 168 का बताया जा रहा है और जानकारी के मुताबिक साइबर ठगों ने कारोबारी को एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर शेयर बाजार में निवेश के जरिए मोटा मुनाफा कमाने का झांसा दिया। इसके बाद ठगों ने उसे कथित शेयर ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड करवाया है। निवेश के नाम पर अलग अलग बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए और बताया जा रहा है कि 11 अप्रैल से 12 मई 2025 के बीच पीड़ित ने किश्तों में कुल 27 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। जब कारोबारी ने निवेश की रकम और मुनाफा निकालने की कोशिश की तो ठगों ने टैक्स और अन्य शुल्क के नाम पर पैसे मांगने शुरू कर दिए। अधिक रकम मांग होने पर पीड़ित को शक हुआ कि उसके साथ साइबर ठग हुआ है और शिकायत उसने राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल पर दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और पुलिस अब ठगी में इस्तेमाल किए गए बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और डिजिटल लेन देन की जानकारी जुटा रही है।
जांच एजेंसियां आरोपियों तक पहुंचने के लिए तकनीकी साक्ष्यों की मदद ले रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि ऑनलाइन निवेश से जुड़े किसी भी ऑफर पर भरोसा करने से पहले पूरी जानकारी जुटा लें। तो वहीं मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र में कांवड़िया के साथ अभद्र व्यवहार का मामला सामने आया है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल बन गया। वायरल वीडियो में एक व्यक्ति कांवड़ियों के साथ कथित तौर पर गाली गलौज और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक पूरा विवाद गाड़ी को साइड लगाने को लेकर हुई थी और बताया जा रहा है कि आरोपी व्यक्ति सोरम गांव का रहने वाला है। मामूली विवाद के बाद दोनों पक्ष में कहासुनी हुई, जिसके बाद कांवड़िया के साथ कथित अभद्रता की गई। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया और जांच शुरू कर दी। पुलिस की वीडियो में दिखाई दे रहा है कि व्यक्ति की पहचान और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाने में लगी हुई है और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर प्रशासन पहले से ही सतर्क है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहयोग करें। तो वहीं मुजफ्फरनगर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। एसएसपी संजय वर्मा के नेतृत्व में चल रहे ऑपरेशन लगड़ा के तहत पिछले 12 घंटे में पुलिस और बदमाशों के बीच 4 अलग अलग मुठभेड़ हुई है। इन कार्रवाइयों में 4 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक नई मंडी थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग मुठभेड़ हुई। पहली कार्रवाई में चोरी के आरोपी ओसामा को पुलिस मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। वहीं दूसरी कार्रवाई में शराब तस्कर भी गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसके पास से तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद की। खतौली थाना क्षेत्र में गौकशी के आरोपी शोएब के साथ मुठभेड़ हुई, जिसके बाद वो घायल हो गया। वहीं बुढ़ाना थाना क्षेत्र में पशु चोरी के आरोपी शाहनूर को पुलिस कार्रवाई के दौरान गोली लगकर गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा काम्बिंग अभियान के दौरान 2 अन्य पशु चोर जिशान और आलम को भी पकड़ा गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ 30 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज है। कार्रवाई के दौरान बदमाशों के पास से 4 तमंचे, 2 बाइक और 1 गाड़ी भी बरामद की गई है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। पुलिस ने साफ किया है कि वांछित और आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। 4 थाना क्षेत्र में हुई इन मुठभेड़ के बाद जिला में सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। तो वहीं मुजफ्फरनगर में जंतर मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे सपा और कांग्रेस नेताओं को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया। सुबह होते ही पुलिस ने कई नेताओं के घर पहुंचकर उन्हें बाहर निकलने से रोक दिया। इस कार्रवाई के बाद जिले के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक सपा जिलाध्यक्ष जय चौधरी, कांग्रेस नेता सुभाष शर्मा, सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी समेत कई नेताओं को उनके घरों पर ही रोक दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद नेताओं ने नाराजगी जाहिर की और इसे लोकतांत्रिक अधिकारियों का उल्लंघन बताया है। हाउस अरेस्ट किए गए नेताओं का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल होना उनका संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। नेताओं ने पुलिस कार्रवाई का विरोध करते हुए कहा है कि जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना गलत नहीं है। वहीं पुलिस की ओर से अभी कार्रवाई को लेकर विस्तृत बयान सामने नहीं आया है। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। मुजफ्फरनगर के अलग अलग क्षेत्रों में हुई इस कार्रवाई के बाद विपक्षी दलों ने प्रशासन के कदम पर सवाल उठाए हैं। फिलहाल पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। तो वहीं मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जनकपुरी इलाके में मकान खरीद बिक्री को लेकर विवाद सामने आया है। स्थानीय लोगों ने एक समुदाय के लोगों द्वारा कॉलोनी में मकान खरीदे जाने का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले 1 साल के दौरान करीब 6 मकान की रजिस्ट्री हुई। प्रदर्शनकारियों ने इस मामले को लेकर प्रशासन से जांच की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और कॉलोनी वासियों का आरोप है कि हिंदू
बहुल इलाके में गुपचुप तरीके से दूसरे समुदाय के लोग मकान खरीद रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले 1 साल के दौरान करीब 6 मकान की रजिस्ट्री हुई है। प्रदर्शनकारियों ने इस मामले को लेकर प्रशासन से जांच की मांग की है। हिंदू संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए कुछ मकानों को नियमों के खिलाफ बेचा गया है। उनका कहना है कि योजनाई लोगों का कहना है कि कॉलोनी की सामाजिक संरचना को लेकर उनकी चिंताएं हैं और प्रशासन को मामले की निष्पक्ष जांच के उद्देश्य करनी चाहिए। संगठन के पदाधिकारी ने इसे संबंध में जिला अधिकारी को शिकायत देने की बात कही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलोनी की सामाजिक संरचना को लेकर उनकी चिंता है और प्रशासन को मामले की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। वह इस पूरे मामले में प्रशासन की ओर से आधिकारिक बयान का इंतजार है। मामला सामने आने के बाद इलाके में चर्चा तेज हो गई है। पुलिस और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। ये मुजफ्फरनगर शहर की जनकपुरी कॉलोनी है और अभी पिछले तकरीबन हम 1.5 साल 2 साल का इतिहास अगर उठाएं तो मुजफ्फरनगर शहर की कुछ ही कॉलोनियां ऐसी बच रही होंगी, हिंदू वाली कॉलोनी, हिंदू बस्ती, जहां पर मुस्लिम लोग ना घुसे हों। जब मुस्लिमों का एरिया ठीक ठाक सब जानता है, खाला पार है और कई कॉलोनियां ऐसी हैं जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है और सबको पता है। हिंदू तो नहीं लेता लेकिन मुसलमान जानबूझ के हिंदू बस्ती में मकान लेता है। आज जनकपुरी कॉलोनी में भी वही काम हुआ है। आज तो नहीं कहूंगा, ये तो मोहल्ले वालों का भी इन्होंने देर कर दी जागने में। पहले एक मकान बिका, फिर दूसरा बिका। अब इस गली में 2 गलियों में 6 मकान बिक गए हैं और 6 के 6 मुसलमानों ने लिए हैं। ये लैंड जहाज जो चल रहा है ना, बहुत बड़ी प्री प्लानिंग के साथ चल रहा है और इस लैंड जहाज में एक नई चीज और निकल के आई है। ये जो 2 मकान है जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे हनुमान चालीसा की है, एक राइट वाला, एक लेफ्ट वाला। हाँ, एक मकान है पीछे गली गली में। सर बस ये है, यहाँ पे जो ये मोमडन आए हुए हैं यहाँ पे, सर इनको यहाँ से रहने नहीं दिया जाना चाहिए इनको। क्यों? सर इनसे बस दिक्कत है सर, इनके बीच में कहाँ रहा जा रहा है हिंदुओं से। किस तरह की दिक्कत आ रही है? सर दिक्कतें बहुत है सर, इनके खान पीन से मेल नहीं खाता। देखो भाई, हमारा खाना पीना शाकाहारी है, इनका मांसाहारी है, ये नहीं मेल खाता। और शाम के टाइम हमारी बंद गली है, बंद गली में हमारी धी बहू बेटी है, किसी बहन हमारी किसी भी तरह घूमती थी, लेकिन वो अब घूमने में असमर्थ है। अब वो अपने गली बस परेशानी है सर, घूम नहीं सकते अब जी। अब तो परेशानी बन रही सर इनसे। आप लोग क्या चाहते हो? सर ये चाहते हैं कि बस यहाँ से इनको निकाला जाए, इनको रहने दिया। आप विरोध करते रहेंगे? सर जब तक ये नहीं जाएंगे यहाँ से तब तक विरोध है। तो वहीं ग्रेटर नोएडा स्थित विकास भवन सभागार में बुधवार को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर सुनवाई की। इस दौरान गौतम बुद्ध नगर जिले से आई कुल 19 शिकायतों पर सुनवाई की गई। कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि अन्य शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मीनाक्षी भराला ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और न्याय सुनिश्चित कराना महिला आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि महिलाओं से जुड़े मामलों को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ लिया जाए ताकि पीड़ितों को बार बार परेशान ना होना पड़े। सुनवाई के बाद विकास भवन के बाहर निकलते समय एक पीड़ित पिता ने राज्य महिला आयोग की सदस्य को अपनी शिकायत सौंपी। पीड़ित ने बताया कि वो काफी समय से थाने के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए मीनाक्षी भराला ने पुलिस अधिकारियों को 3 दिन के भीतर शिकायत का निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि महिलाओं से जुड़े मामले में कई बार वास्तविक उत्पीड़न होता है, जबकि कुछ मामलों में पारिवारिक विवाद भी सामने आते हैं। उन्होंने मोबाइल और इंटरनेट से बढ़ते इस्तेमाल से परिवारों में बढ़ रहे तनाव की भी चिंता जताई है। महिला आयोग की सदस्य ने दहेज, घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवादों को महिलाओं के सामने बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन और आयोग मिलकर काम करे। टोटल 19 केस थे जो हमने भेजे थे और उसी के साथ में कुछ जो है वॉकिंग एप्लीकेशन आ जाती हैं, वो भी थी 5-6 एप्लीकेशन, जिसमें से कुछ लोग आए और कुछ लोग नहीं आए। कुछ का क्योंकि निस्तारण हो गया है पहले से, तो वो इसलिए नहीं आए। और 2-4 केस ऐसे भी थे जो कोर्ट में चले गए, तो जब कोर्ट में केस चला जाता है तो दूसरा हमारे पास नहीं है।
एक्चुअली कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें ना मल्टीपल चीजों की जरूरत पड़ती है। अकेले पुलिस के माध्यम से नहीं हो सकते वो, नहीं अकेले प्रोविजन ऑफिस के माध्यम से हो सकते। तो जो ऐसे केसेस रहते हैं वो कई बार आते रहते हैं, क्योंकि उनमें कई तरह से हम लोग को सपोर्ट करना होता है। तो जैसे अभी था एक मामला खर्चा बनने का, तो कोर्ट ने बांध दिया, तो चूंकि दिल्ली का मामला है, फिर दिल्ली के पास गया, तो सीआरपीएफ में लड़का है, तो वहां पे एक एप्लीकेशन जाएगी, तो इसलिए उन हम लोग को थोड़ा समय लगता है। तो वहीं बुलंदशहर में दबंगों द्वारा सड़क पर दो युवकों की लाठी डंडों से पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोग दो युवकों को घेर कर उनके साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और बताया जा रहा है कि मामला बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र की यमुनापुरम कॉलोनी का है। हैरानी की बात यह है कि जिस स्थान का वीडियो सामने आया है वो पुलिस चौकी के नजदीक बताया जा रहा है। वायरल वीडियो के बाद होने के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक मारपीट के दौरान युवक घायल हो गया, जबकि दूसरे युवक ने किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाई। घटना के कारणों का भी अभी स्पष्ट पता नहीं चला है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की जांच कर आरोपियों की पहचान की जा रही है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। घटना का वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी है और लोगों ने इलाके में कानून व्यवस्था मजबूत करने और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तो वहीं बुलंदशहर में असलहों प्रदर्शन और हर्ष फायरिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। वायरल वीडियो में एक युवक दोनों हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग करता दिखाई दे रहा है। वहीं एक अन्य वीडियो में दूसरा युवक भी हर्ष फायरिंग करता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो सगाई समारोह की है। ये वीडियो बुलंदशहर की शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र गांव नूरपुर की बताई जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी। पुलिस अब वायरल वीडियो की सत्यता की जांच कर रही है और वीडियो में दिखाई दे रहे युवकों की पहचान करने का प्रयास भी किया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हर्ष फायरिंग पर प्रशासन लगातार सख्ती बरत रहा है, क्योंकि ऐसे मामलों में दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि समारोह में हथियार का प्रदर्शन और फायरिंग ना करें। फिलहाल वायरल वीडियो को लेकर इलाके में चर्चा तेज हुई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो वहीं थाना भवन में बीजेपी के बूथ सशक्तिकरण अभियान को गति देने के उद्देश्य से विधानसभा स्तरीय बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया। मंगलवार को वंदना वेंकट हॉल में आयोजित इस सम्मेलन में क्षेत्र के 325 बूथ अध्यक्षों ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने बूथ अध्यक्षों को संगठन को मजबूत बनाने और आगामी चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया है। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा है कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत उसका बूथ स्तर का मजबूत संगठन है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहकर जनता की समस्याओं के समाधान में सहयोग करें और केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को पात्र लोगों तक पहुंचाए। वहीं सुरेश राणा ने कहा है कि बूथ अध्यक्ष पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से घर घर संपर्क अभियान चलाकर सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। सम्मेलन में बीजेपी जिलाध्यक्ष रामजी लाल कश्यप, जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
तो वहीं बुलंदशहर में AIMIM के कार्यकर्ताओं ने रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के भवनों को लेकर जारी कार्रवाई के आदेश के विरोध में प्रदर्शन किया। AIMIM जिला अध्यक्ष मासूम अली के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंच के और राष्ट्रपति एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा है। और प्रदर्शनकारियों ने जौहर विश्वविद्यालय के भवनों पर कार्रवाई के आदेश को वापस लेने की मांग की है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि विश्वविद्यालय में गरीब और मध्यम वर्ग के हजारों छात्र छात्राएं शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और ये क्षेत्र में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि यदि विश्वविद्यालय के भवनों पर कार्रवाई की जाती है तो इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होगी और युवाओं के भविष्य पर भी असर पड़ेगा। उन्होंने सरकार से इस मामले में पुनर्विचार करते हुए आदेश को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। तो वहीं हापुड़ में बहुजन समाज पार्टी ने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए जिला अध्यक्ष पद पर नई नियुक्ति की है। पार्टी नेतृत्व ने पूर्व जिला अध्यक्ष KP सिंह को पद से हटाकर जगमाल सिंह पाल को हापुड़ जिला की कमान सौंपी है। इस बदलाव के बाद जिले की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई। नवनियुक्ति जिला अध्यक्ष जगमाल सिंह पाल का पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की और नए नेतृत्व से संगठन को मजबूत बनाने की उम्मीद जताई है। जगमाल सिंह पाल ने पार्टी नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना रहेगा। उन्होंने कहा है कि सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के सहयोग से संगठन को और विस्तार दिया जाएगा। वहीं KP सिंह को पद से हटाए जाने के बाद राजनीतिक चर्चाएं भी शुरू हो गई। माना जा रहा है कि आगामी चुनावों को देखते हुए बसपा ने संगठन में नई ऊर्जा और मजबूती लाने के उद्देश्य से ये बदलाव किया है। कार्यकर्ताओं ने विश्वास जताया है कि नए जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हापुड़ में पार्टी का संगठन और जनाधार मजबूत होगा। क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी, किस तरह से आप पार्टी को लेकर चलेंगे? मैं बहन जी के आशीर्वाद से उन्होंने को विश्वास जता के बहन जी ने हमारी जो नेता था उन्होंने मुझे विश्वास जता के मुझे यहाँ की जिम्मेदारी दी है जिले की, और मैं उसे सब समाज को साथ लेकर और अपने क्या आपकी प्राथमिकता है? मेरी प्राथमिकता सब समाज को संगठित करना और अपनी पार्टी के वोट के दायरे के विकास को बढ़ाना और 2027 का जो मिशन हमारा हुआ है, जो विधानसभा चुनाव आने जा रहे हैं, उस विधानसभा में जनपद की तीनों सीट जितवा बहन जी की जिम्मेदारी, जिससे बहन जी के हाथ मजबूत होंगे और मैं 5 बार बहन जी मुख्यमंत्री बना। अच्छा ये बताइए अध्यक्ष जी, दिल्ली जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, उन पर जो है लाठीचार्ज कर रही है, क्या आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? किस तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।